बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक ऐसे कैंसर का नाम होता है जो कि आपके पार्टिकुलर सेल लाइन जो स्टेम सेल्स आपके बोन मैरो के अंदर होते हैं उनसे अराइज करता है। स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो से अराइज करता है और इसमें अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन होती है सर्टेन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स की, और ये डिपेंड करता है कि कितना तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। तो उस पर हम इसको डिवाइड करते हैं एक्यूट है या क्रॉनिक है। जो क्रॉनिक होगा वो स्लोली प्रोग्रेस करेगा, जो एक्यूट होगा वो तेज़ी से प्रोग्रेस करता है। और डिपेंड करता है, इसकी टाइप डिपेंड करती है कौन सी सेल लाइन को अफेक्ट कर रहा है, माइलॉइड को अफेक्ट कर रहा है या लिम्फॉइड को अफेक्ट कर रहा है। तो आपके 4 टाइप्स के ल्यूकीमियाज होते हैं: एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, जो एक्यूट है वो लिम्फोब्लास्टिक है और जो क्रॉनिक है वो लिम्फोसिटिक है। अब बाकी जो ल्यूकीमियाज होते हैं वो रेयर होते हैं, लेकिन उसमें आपका एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया भी हो सकता है, जिनको हम एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमियाज कहते हैं, और एग्जाम्स में इतने ज़्यादा आते भी नहीं हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जो ल्यूकीमिया होता है ये ऐसे फॉर्म ऑफ कैंसर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो के अंदर होते हैं। ठीक है, जो आपके बोन मैरो के सेल्स हैं उनका ही कैंसर होता है ल्यूकीमिया। इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं आपके प्रिकर्सर सेल्स के अंदर जो कि आपके बोन मैरो के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है किसी एक टाइप के एबनॉर्मल WBCs की। एबनॉर्मल WBCs की प्रोडक्शन होगी, लेकिन किसी एक टाइप के WBCs की एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। अब जब एक टाइप की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, सिंगल टाइप के जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है एबनॉर्मल WBCs की, तो वो बाकी सेल लीनिएजेस को सप्रेस कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो आपके बोन मैरो से प्रोड्यूस होती हैं उनकी सप्रेशन हो जाती है। तो आपको पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। पैनसाइटोपिनिया मीन्स पैन मीन्स ऑल, साइटोपिनिया मीन्स कि आपके सेल डिक्रीज कर गए हैं। तो आपका लो रेड ब्लड सेल काउंट हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, WBCs कम हो जाएंगे, ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। अब ये एज का एक निमोनिक दिया हुआ है यहाँ पे कि ऑल सेलमेट्स हैव कॉमन एम्बिशंस। ऑल सेलमेट्स हैव कॉमन एम्बिशन, ये एज के हिसाब से बताया हुआ है कि 45 से 75 ईयर्स तक एज है और 10 साल के गैप से। तो आप इस तरह से निमोनिक दिया हुआ है कि, लेकिन जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, वो आपके बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर। तो अब निमोनिक में ऐसे हम पढ़ेंगे कि जो ALL है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर होता है या फिर 45 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर होता है। उसके बाद सेलमेट्स में CLL जो होता है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर होता है। उसके बाद कॉमन में CM आ जाएगा। जो आपका क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो 65 ईयर्स से ज़्यादा में होता है। एम्बिशंस AM आ जाएगा उसका। जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है वो 75 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर होता है। अब ल्यूकीमियाज की जो प्रेजेंटेशन होती है वो अक्सर नॉन स्पेसिफिक होती है, लेकिन अगर आपने किसी भी पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से अगर आपने ल्यूकीमिया को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लिखा है तो आपने सबसे पहले उसका फुल ब्लड काउंट कराना होता है। अब टिपिकल फीचर्स होते हैं कुछ ल्यूकीमिया के। एक तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा फटीग रहेगी, उसको बुखार रहेगा, फेलियर टू थ्राइव होगा बच्चा अगर ALL वाला बच्चा है, पैलर डिवेलप हो जाएगा एनीमिया की वजह से, फटीगी डिवेलप हो जाएगी, बॉडी के ऊपर एबनॉर्मल ब्रूजिंग आपको नजर आएगी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाएंगे, उसका लिवर एनलार्ज हो जाएगा, उसकी स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। अब जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है ना फटीगी की, जो की प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं ल्यूकीमिया के, वो ब्लीडिंग होती है स्किन के नीचे, ब्रूजिंग होगी या फिर उसको पिटीकी होगी। जो की प्रेजेंटिंग फीचर है ल्यूकीमिया में वो यही होता है कि उसकी स्किन के नीचे ब्रूजिंग हो जाती है या उसको पिटीकी डेवलप हो जाता है, और ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से होता है। लेकिन इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और भी चीज़ें आती हैं जिनके अंदर आपको नॉन ब्लैंचिंग रैश डेवलप हो जाता है, जैसे कि ल्यूकीमियाज के अंदर मेनिंजोकोकल सेप्टिसीमिया, वेस्कुलाइटिस वाले पेशेंट्स में, हिनॉक्स कॉलिन पर्परा वाले पेशेंट में, ITP वाले पेशेंट्स में, या नॉन एक्सीडेंटल इंजरी के अंदर। नॉन एक्सीडेंटल इंजरी के अंदर आपका एब्यूज आ सकता है जो बच्चों के अंदर या फिर वल्नरेबल अडल्ट्स के अंदर कॉमन होती है। डायग्नोसिस में हम फुल ब्लड काउंट कराते हैं जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। नाइस रिकमेंड करता है कि आपने अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसको आप ल्यूकीमिया सस्पेक्ट कर रहे हो तो आपने उसकी 48 आवर्स के अंदर उसका फुल ब्लड काउंट कराना है। अगर तो बच्चे हैं या यंग अडल्ट हैं उनको पेटीकी डेवलप हो जाती है या अगर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है तो आपने फौरन से उनको हॉस्पिटल में रेफर करना है। साथ हम ब्लड फिल्म कराते हैं एबनॉर्मल सेल्स को चेक करने के लिए और इंक्लूजन्स को देखने के लिए। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपका एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि रेज्ड हो जाता है ल्यूकीमियाज के अंदर, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि बाकी कैंसर्स के अंदर भी ज़्यादा हो जाता है और नॉन कैंसरस डिजीज के अंदर भी आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा होता है। बोन मैरो की बायोप्सी हम कराते हैं ताकि हम बोन मैरो के सेल्स को एनालाइज कर सकें। जो मेन इन्वेस्टिगेशन होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया को डायग्नोस करने के लिए, ल्यूकीमिया की डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए हम बोन मैरो बायोप्सी कराते हैं। चेस्ट एक्सरे कराते हैं इन्फेक्शंस को देखने के लिए या फिर मीडियास्टम की लिम्फेडिनोपैथी चेक करने के लिए। लिम्फ नोड की बायोप्सी कराते हैं लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए या लिम्फोमा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लंबा पंक्चर कराते हैं अगर तो किसी का CNS की इन्वॉल्वमेंट होगी है। CT स्कैन, MRI और जो PET स्कैन होते हैं वो हमें स्टेजेस के अंदर और असेस करने में हेल्प करते हैं लिम्फोमाज और अदर ट्यूमर्स को। अब जो बोन मैरो बायोप्सी होती है, या तो आप बोन मैरो एस्पिरेशन कराते हो या फिर आप बोन मैरो
ट्रैफीन बायोप्सी कराते हो। जो बोन मैरो एस्पिरेशन होती है उसमें एक लिक्विड फ्लूइड लेते हैं जो फुल ऑफ सेल्स होते हैं, आपके बोन मैरो से ही हम लेते हैं। उसके बाद जो बोन मैरो ट्रैफीन होती है इसमें आप कोर सैंपल लेते हो, बोन मैरो का सैंपल लेते हो जो आपको ज़्यादा अच्छी असेसमेंट और सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है। जो बोन मैरो बायोप्सी होती है वो हम आइलिक क्रश से लेते हैं, ये लोकल एनेस्थीसिया देके हम लेंगे। स्पेशलिस्ट इसके लिए नीडल होती है। जो सैंपल्स बोन मैरो एस्पिरेशन वाले होते हैं वो आप फॉरन से उनको एग्जामिन कर सकते हो, लेकिन जो ट्रैफीन सैंपल्स होते हैं उसके लिए आपको फ्यू डेज चाहिए होते हैं प्रिपरेशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है इसमें आपका मेलिग्नेंट चेंज आता है आपके एक से ज़्यादा लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल्स के अंदर। इसमें एक्यूट प्रोलिफरेशन होती है आपके सिंगल टाइप के लिम्फोसाइट्स की, जैसे कि जिसमें आपका बी लिम्फोसाइट जाते हैं यूजुअली। जब एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होती है आपके बी लिम्फोसाइट्स की तो उसके वजह से आपके जो बाकी सेल टाइप्स होते हैं उनकी सप्रेशन हो जाती है बोन मैरो के अंदर, तो आपको पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। अब जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है वो बच्चों के अंदर कॉमन है, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, या फिर 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर 45 ईयर्स के बाद ही कॉमन होगा। और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। ब्लड फिल्म के ऊपर हमें ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं। इसमें आपकी 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है 30% ऑफ द चिल्ड्रंस के अंदर जो ALL वाले होते हैं, और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमें मिलते हैं 922 ट्रांसलोकेशन होती है एडल्ट्स में जिनको ALL होता है। बच्चों के अंदर हमें 15-17 ट्रांसलोकेशन मिलेगी और एडल्ट्स के अंदर ALL में हमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मिलता है जो कि 922 ट्रांसलोकेशन होती है 30% ऑफ द एडल्ट्स के अंदर। उसके बाद आता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। अब इसमें क्या होगा, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर आपकी क्रॉनिक प्रोलिफरेशन होती है सिंगल टाइप के वेल डिफरेंशिएटेड लिम्फोसाइट्स की, यूजुअली बी लिम्फोसाइट्स की क्रॉनिक प्रोलिफरेशन होती है, और ये 55 ईयर्स ऑफ एज के बाद होता है। ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कभी कभी जो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है वो इन्फेक्शंस, एनीमिया, ब्लीडिंग या वेट लॉस के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें वार्म ऑटोम्यून हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। वार्म ऑटोम्यून हीमोलिटिक एनीमिया डेवलप हो जाता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर। जो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपके हाई ग्रेड लिम्फोमा के अंदर, उसे हम कहते हैं रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन। रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं जब आपका क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया आपके हाई ग्रेड लिम्फोमा के अंदर चेंज हो जाएगा। ब्लड फिल्म के ऊपर हमें स्मेयर सेल्स या स्मज सेल्स मिलते हैं। जो ALL था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया था, उसमें हमें ब्लड फिल्म के ऊपर ब्लास्ट सेल्स नजर आ रहे थे। जो क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है इसमें हमें स्मज सेल्स या फिर स्मेयर सेल्स नजर आते हैं। अब स्मज सेल्स क्यों बनते हैं या स्मेयर सेल क्यों बनते हैं, क्योंकि जब आप ब्लड फिल्म प्रिपेयर कर रहे होते हो तो जो है आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एज्ड होते हैं, फ्रेजाइल जो WBCs होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और आपकी फिल्म के ऊपर एक स्मज सा रह जाता है, इसलिए हम इनको स्मज सेल या फिर स्मेयर सेल कहते हैं जो हमें क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में मिलते हैं। अब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के 3 फेजेस होते हैं, एक क्रॉनिक फेज होता है, एक एक्सेलरेटेड फेज होता है, एक ब्लास्ट फेज होता है। इसका निमोनिक है कैप, क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज एंड ब्लास्ट फेज। जो क्रॉनिक फेज होता है वो 5 साल तक रहता है और ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है और पेशेंट इंसिडेंटली ही डायग्नोज होते हैं जब उनका WBC काउंट ज़्यादा होगा। जो एक्सेलरेटेड फेज होता है इसमें आपको एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स आपको नजर आते हैं बोन मैरो के अंदर, और ब्लड के अंदर आपको 10% से ज़्यादा हमें एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं। जो एक्सेलरेटेड फेज होता है इसमें पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, पेशेंट को एनीमिया डेवलप हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जो ब्लास्ट फेज होता है उसके वो एक्सेलरेटेड फेज होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सेल्स की प्रोडक्शन होती है कि ब्लड के अंदर आपके 30% से ज़्यादा आपको ब्लास्ट सेल्स नजर आते हैं, और ये फेज के अंदर आपके सिवियर सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया हो जाता है और फैटल होता है ये। जो साइटोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, साइटोजेनिक चेंजेस आते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर, वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमें मिलता है जिसमें आपकी 922 ट्रांसलोकेशन होती है। अब एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमन एक्यूट ल्यूकीमियाज होता है एडल्ट्स के अंदर। AML सबसे ज़्यादा होता है एडल्ट्स के अंदर, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है AML की, और स्लाइटली डिफरेंट साइटोजेनिक डिफरेंसेस भी होते हैं, प्रेजेंटेशन के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। ये किसी भी एज के ऊपर प्रेजेंट कर सकता है लेकिन ज़्यादातर ये आपकी मिडिल एज के बाद प्रेजेंट करता है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है आपके या तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर की, जैसे कि आपका पॉलीसाइथीमिया रबरा वगैरह आपका AML के अंदर चेंज हो जाता है, या फिर माइलोफाइब्रोसिस आपकी AML के अंदर या एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में चेंज हो जाती है। ब्लड फिल्म के ऊपर हमें ब्लास्ट सेल्स की बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन नजर आती है, और जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर हमें रॉड्स नजर आते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए हम इसको और रॉड्स कहते हैं। AML के अंदर हमें और रॉड्स नजर आ रहे थे। जो आपका CML था, CML के हमने पढ़े थे कि 3 फेजेस होते हैं, आपका क्रॉनिक फेज था, एक्सेलरेटेड फेज था और ब्लास्ट फेज था। जो CLL था उसके अंदर हमें स्मज सेल नजर आ रहे थे, जो आपका ALL था उसके अंदर हमें ब्लास्ट सेल्स नजर आ रहे थे पेरिफेरल फिल्म के ऊपर या फिर ब्लड फिल्म पे। अब यहाँ पे टिप्स बताएंगे कि जो हमारे पास बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम आराम से ल्यूकीमियाज को डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है ये मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है बच्चों के अंदर, और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होगा।
ALL जो होता है वो बच्चों के अंदर होता है और डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होगा। ये कुछ ना कुछ उसमें बताया हुआ होगा कि बच्चे के अंदर हो रहा है या फिर उसको डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है ये अडल्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो अडल्ट्स के अंदर कॉमन होता है वो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है। इसमें वार्म हीमोलिटिक एनीमिया होता है, रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि लिम्फोमा के अंदर चेंज हो जाता है और हमें स्मथ सेल्स या फिर स्मेयर सेल्स मिलते हैं। क्रॉनिक CLL के अंदर ये CLL जो है मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया होता है अडल्ट्स का। ओवरऑल इसमें वार्म हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, रिचटर ट्रांसफॉर्मेशन होती है लिम्फोमा के अंदर और साथ में स्मथ सेल या स्मेयर सेल्स मिलते हैं। जो CML होता है इसके 3 फेजेस होते हैं और जो पहला फेज़ होता है क्रॉनिक फेज़ वो 5 साल का होता है और उसमें पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है और ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होता है जो CML होता है। जो AML होता है ये मोस्ट कॉमन एक्यूट एडल्ट ल्यूकीमिया है। एक्यूट में जो कॉमन है वो आपका AML है, लेकिन वैसे जो ओवरऑल ल्यूकीमियाज में कॉमन है वो आपका CLL है। जो AML होता है जो आपका एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है वो एक्यूट ल्यूकीमियाज के अंदर एडल्ट्स में कॉमन होता है और इसमें आपकी कोई माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होगा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन से आपको AML डिवेलप हो जाता है और इसमें आपको और रॉड्स मिलते हैं। अब जो ट्रीटमेंट होता है ना वो आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से हम करते हैं। ल्यूकीमियाज प्राइमरीली हम ट्रीट करते हैं कीमोथेरेपी से या स्टेरॉइड से। जो अदर थेरेपीज होती हैं उसमें रेडियोथेरेपी भी आ सकती है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी होती है और स्टीरॉइड होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कीमोथेरेपी की? कीमोथेरेपी का फेलियर हो सकता है, ग्रोथ स्टंटेड हो सकती है बच्चों के अंदर, डेवलपमेंट उनकी जो है वो स्टंट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, न्यूरोटॉक्सिक होती है कीमोथेरेपी, इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज डेवलप हो सकती हैं, कार्डियोटॉक्सिक होती हैं और लास्टली आपको ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में यूरिक एसिड की रिलीज होती है सेल्स से। जब आप कीमोथेरेपी से सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं तो यूरिक एसिड रिलीज होता है। अब यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बना लेता है आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर और किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर, आपको एक्यूट किडनी इंजरी करा देगा। एलोपिरिनोल या फिर रेस्ब्यूरिकेज को हम यूज़ करते हैं हाई यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए और अदर केमिकल्स में जैसे कि पोटाशियम और फॉस्फेट भी रिलीज होते हैं और आपने इनको भी अप्रोप्रिएटली ट्रीट करना होता है। जो हाई फॉस्फेट होता है उसकी वजह से आपका कैल्शियम लेवल लो हो जाता है जिसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो आपने कैल्शियम को भी मॉनिटर करना होता है।